नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज शुरुआत फ्राइडे संदेश के साथ। फ्राइडे संदेश वह संदेश है जो आपको वीकेंड में सोचने के लिए होमवर्क देता है, प्रेरित नहीं करता है। आप इसे होमवर्क संदेश भी कह सकते हैं। यह भारत का पहला होमवर्क संदेश है। मैं एक रिसर्च कर रहा हूं। विषय है राष्ट्रीय समस्या और रिश्तेदार, व्हाट्सएप ग्रुप का राजनीतिक अवलोकन, कालखंड 2014 से 2022। विषय सुनकर आप हंसिए नहीं, मैं सीरियस हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों ने जिस तरह हर राष्ट्रीय समस्या को खारिज करने की राष्ट्रीय समाधान को जन्म दिया है, उससे एक नई राष्ट्रीय समस्या पैदा हो गई है जिसका राष्ट्रीय अध्ययन करना बहुत जरूरी है। रिश्तेदार राष्ट्रीय समस्या बनते जा रहे हैं, इसलिए आप भी मेरे रिसर्च में सहयोग कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों की तर्क प्रणाली के स्क्रीनशॉट भेजिए। वो कब कब और क्या क्या शेयर करते हैं वो भी चाहिए। किस श्रेणी के रिश्तेदार हैं और इनका आर्थिक आधार क्या है। पेंशन और किराए पर जीने वाले रिश्तेदारों की अलग कैटेगरी बनाइए। उम्र के हिसाब से भी जानकारी चाहिए। फैमिली ग्रुप का नाम क्या है, ये रिश्तेदार व्हाट्सएप ग्रुप में कितने धार्मिक हैं और वास्तविक जीवन में इनका आचरण धर्म के अनुकूल है या नहीं। अगर ये वाली पर्सनल डिटेल दे सकें तो अच्छा रहेगा। वैसे ये वैकल्पिक है, आप चाहें तो इस हिस्से का वीडियो क्लिप रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल सकते हैं। इस तरह आपके सहयोग से भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का, सामाजिक वातावरण बनाने और घर घर में सांप्रदायिकता फैलाने में रिश्तेदारों की भूमिका को लेकर यह दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च हो सकता है। अगर प्राइम टाइम से वक्त मिला तो यह रिसर्च मैं करूंगा, अन्यथा आप भी कर सकते हैं। सत्यमेव जयते वाले देश में आज सत्य इन रिश्तेदारों से पराजित हो जाता है। गीता की कसम खाएंगे और हर झूठ को सही बताएंगे। जब हर दलील हार जाएंगे तो कहेंगे विकल्प क्या है। इनके लिए झूठ ही विकल्प है। झूठ से घिरा रिश्तेदार झूठ का विकल्प नहीं जान पाएगा। अगर आप अपने रिश्तेदार से हार रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिश्तेदारों से इतना कह दीजिए कि दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को लेकर जो कहा जा रहा है वो अच्छा नहीं है। रिश्तेदार नहीं मानेंगे। उनका यही जवाब होगा कि भारत में अभी भी हर किसी को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की पूरी आजादी है, और जब तक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने की आजादी है तब तक लोकतंत्र है। मेरी बात को समझने में वक्त लगता है, लेकिन जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप को रिश्तेदारों से या रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप से आजाद नहीं कराएंगे, लोकतंत्र मजबूत हो ही नहीं सकता है। फ्राइडे का होमवर्क संदेश समाप्त होता है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के 100 दिन हो गए हैं। इन 100 दिनों में किसान आंदोलन ने कितनी ही बाधाएं पार की। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली तक ना पहुंच पाए इसके लिए दिल्ली से दूर ही हाईवे में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, भारी भरकम बोल्डर निकालकर रास्तों पर रख दिया गया, कंटेनर लगा दिया गया। किसी तरह किसान दिल्ली की सीमा पर पहुंचे तो बैरिकेड के ऊपर कटीली तारें लगा दी गईं। इस तरह किसानों को रोकते रोकते सरकार की सोच में छिपी कीलें बाहर आने लगीं। पूरे आंदोलन के दौरान कील और कांटे स्थायी भाव बन गए। इस कदर की 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोक दी गईं। भारत के किसान आंदोलनों ने गोलीबारी देखी है, पुलिस की लाठियां देखी हैं, लेकिन पहली बार कीलों का इस्तेमाल देखा। दरअसल किसान आंदोलन की यही सबसे बड़ी सफलता है कि उसने सरकार के भीतर की कीलों को बाहर कर दिया। ये कीलें सरकार की नीयत की वो सीमा बन गई जिसे अब किसानों के लिए पार करना मुश्किल था। लिहाजा किसानों ने इन पर मिट्टी डाल दी और घास फूस उगाने का कार्यक्रम बना दिया। लगता है कि अफसर भूल गए कि किसानों को इन चीजों की आदत होती है। रोज खेतों से कांटे और कीले निकालते रहते हैं। भले सरकार को लगा कि कोई नई चुनौती पेश होगी, लेकिन ये चुनौतियां तो किसानों के लिए रोज की बात है। किसानों को आतंकवादी कहा गया और उससे भी किसान नहीं हिले। 100 दिन तक यह आंदोलन पहुंच गया। किसान आंदोलन ने न सिर्फ सरकार के भीतर के कांटों और कीलों को बाहर आने का मौका दिया, बल्कि इस एक आंदोलन ने मीडिया को जितना एक्सपोज किया है, पर्दाफाश किया है, उतना किसी आंदोलन ने नहीं किया होगा। जब किसानों को आतंकवादी कहा गया तभी किसान आंदोलन के बीच पोस्टर लगा दिए गए। गोदी मीडिया हमारा कवरेज ना करे, हमें मीडिया का कवरेज नहीं चाहिए।
किसानों के जरिए गांव गांव में यह बात फैल गई कि मीडिया बिक गया है। जो किसान कल तक गोदी मीडिया के प्रभाव में थे, जिस मीडिया में किसी सवाल करने वालों को देशद्रोही कहना उन्हें गलत नहीं लगता था, उनके लिए यह सदमे जैसा था कि गोदी मीडिया उन्हें आतंकवादी कह रहा है। किसान जान गए कि यह मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया है। किसान यह भी जान गए कि सरकार से सवाल करना इतना मुश्किल है कि देश के सबसे बड़े पेशेवर समूह के आंदोलन में शामिल लोग आतंकवादी कहे जा सकते हैं। जिस धर्म की राजनीति को राजनीति समझते थे हमारे किसान, उस राजनीति ने किसानों को इंसान समझने का धर्म छोड़ दिया। किसानों को अपना मीडिया लॉन्च करना पड़ा। यूट्यूब पर किसान चैनल, ट्विटर पर किसान एकता मोर्चा का हैंडल बनाया गया और इसी के बीच कुछ लोग मिलकर ट्रॉली टाइम्स निकालते हैं। ट्रॉली टाइम्स आज भी निकल रहा है। इसके 11 संस्करण निकल चुके हैं। 26 जनवरी से 3 फरवरी तक सीमा पर इंटरनेट बंद रहने के कारण ट्रॉली टाइम्स नहीं निकल सका। 60 लोगों की टीम हिंदी और पंजाबी में यह अखबार निकालती है। गोदी मीडिया के प्रभाव में रहने वाले किसान अब उन पत्रकारों की पीड़ा को समझने लगे हैं जिन्हें खबर लिखने पर नौकरी से निकाल दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। सिद्दीक कप्पन 150 दिनों से जेल में हैं। महापंचायतों में किसान नेता भाषणों में पत्रकारों की हालत का जिक्र करना नहीं भूलते। किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन रहा ही नहीं, वो अपने आंदोलन से मीडिया को भी झकझोर रहा है। बस गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले दिन से जब से हम इस मोर्चे पे, इस आंदोलन का हिस्सा थे, तब से हम रियलाइज़ कर रहे थे कि हमारा जो नेशनल मीडिया है, हमारा जो गोदी मीडिया है या जिसको कहें कि कॉरपोरेट मीडिया है, वो पहले दिन से अलग अलग किस्म के झूठे नैरेटिव्स लाके इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिशें कर रहा है। कभी वो आंदोलनकारियों को खालिस्तानी बोल रहा है, कभी वो बोल दे रहा है कि ये तो माओवादी हैं, कभी बोल रहा है कि ये कौन से किसान हैं जो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं या जो अच्छा खा पी रहे हैं। और हमेशा से इस आंदोलन पे सवाल उठाया गया है हमारे बिके हुए मीडिया की तरफ से, इसलिए हमें लगा कि आंदोलन की खुद की आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाए जाना ज़रूरी है। आंदोलन में जुड़े हुए लोगों की जो इंसानी कहानियां हैं, जो गोदी मीडिया शायद कभी नहीं दिखाएगा कि कोई बुज़ुर्ग महिला अगर 3 महीने से आंदोलन में बैठी है तो वो क्यों बैठी है, उसके परिवार में पीछे क्या कुछ हो रहा है, वो कहानियाँ ये गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर वो दिखाएगा तो शायद आम जनता की सहानुभूति इसके साथ चलेगी और ये बहुत ही इंसानी एंगल लगेगा, जो कि ये मीडिया नहीं करना चाहता। ये सारे आंदोलनकारियों को टेररिस्ट के तौर पे, खालिस्तानियों के तौर पे पोर्ट्रे करना चाहता है। आप दिखा रहे हो, मैंने सच दिखा रहे हो। बिच मीडिया बकाऊ मीडिया है जो वो सिर्फ झूठ दिखा रहा है। वो किसानों को आतंकवादी जैसे वो बता रहा है, भी ये गंदगी डाल रहे हैं जहाँ हमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो बता रहा है। पर जो सच है वो कुछ ही मीडिया दिखा रहा है। जैसे आप एक मीडिया और है, उसका नाम नहीं पता हमें, वो दिखा रहा है। जैसे वहाँ जाकर हमारे यहाँ सफाई देखें, वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं किसान, लेकिन ये गलत बता रहे हैं। जो भी बता रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं ये दिल्ली के लोगों को, पब्लिक को भी, किसान ऐसे हैं ऐसे हैं। हमारा मीडिया को यही कहना है जी भी जेडे 2-3 चैनल हैं वो तो अच्छे दिखा रहे हैं। जेडे है मोदी के बकाऊ गोदी चैनल हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? वो किसानों को माड़ा चंगा कहते हैं, आतंकवादी बताते हैं और कुछ बताते हैं। भाई तो उन मीडिया के लोगों के साथ में भी तो मारपीट आप लोगों ने की, इसलिए वो बताते हैं आपको। मारपीट हमने नहीं की ना, हमारे बंदों ने नहीं की, वो उनके बंधु ही थे। इन 100 दिनों में कई दिनों की बातचीत हुई। सरकार ने अपनी तरफ से खूब प्रचार प्रसार भी किया अपने कानून के समर्थन में। फिर बातचीत के लिए तैयार है बोलकर बातचीत ही बंद है। 22 जनवरी से बातचीत बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अशोक गांगुली की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है। अब इसकी भी खबरें आनी बंद हो गई। कमेटी अपना काम कर ही रही होगी। 100 दिन के कई लैंडमार्क होते हैं। वैसे इस किसान आंदोलन ने 100 दिन में इतना कुछ पेश किया है कि आप समेट ही नहीं सकते। कभी यह आंदोलन सीमाओं पर मजबूत होता है तो कभी महापंचायतों के जरिए गांव गांव में फैलने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, हमें आपको भारत को गुलाम बना दिया था। एक कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ताकत दे दी, वो सरकार बन गई एक कानून ने केवल। और बताओ, भारत की सरकार सब बेच बेच करके कंपनियों को दे रही है। अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले एक कानून ने कंपनी को सरकार बना दिया,
तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को कंपनी बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ हमें सबको मिलकर के एक होना पड़ेगा। किसान महापंचायतों का सिलसिला अभी तक जारी है। आज अलीगढ़ में सपा नेता अखिलेश यादव की महापंचायत हुई। किसानों के मुद्दे पर आई यह भीड़ बता रही है कि किसान आंदोलन के मुद्दे अब भी जोश पैदा कर रहे हैं। आखिर क्या बात है कि इस मुद्दे पर अलग अलग नेताओं ने रैलियां की। अरविंद केजरीवाल, सचिन पायलट, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सबने महापंचायतों में हिस्सा लिया, तब भी अखिलेश यादव की महापंचायत में इतनी भीड़ आई। जयंत चौधरी की तरह किसी नेता ने लगातार महापंचायतों में हिस्सा नहीं लिया है। जयंत चौधरी हर दूसरे दिन किसी न किसी महापंचायत में जाते हैं। अभी तक 30 महापंचायतें कर चुके हैं और 7 महापंचायतें प्रस्तावित हैं। लेकिन साथ ही संकट जमीनों पे भी आएगा। इनका उद्देश्य यही है, कई हजार बीघे के चेक इकट्ठा करेंगे और उत्तर प्रदेश में नियम बन चुका 18 साल का पट्टा खेती की जमीन का कोई भी कंपनी वाला ले सकता है। उसी तरह राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी धुआंधार महापंचायतें की हैं। हरियाणा के गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी 30-35 महापंचायतें की हैं। इन महापंचायतों ने जो हासिल किया और जो नहीं किया उस पर अलग से बात की जा सकती है। पूरे देश में किसान आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी अगर किसी की हुई है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे गिरफ्तार किया। मेरे साथ बलवंत रामूवालिया जी भी थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी ने डे 1 से आंदोलन में सहयोग किया है, किसान के आंदोलन में साथ खड़े हैं। गाजीपुर बॉर्डर रहा हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गए हैं और सवाल ये है कि किसान हम भी हैं और खेती हम भी करते हैं। खेती अगर हम करते हैं तो खेती के सवाल पे हम सब एक हैं। चुटकुली योगी जी ने लाल टोपी को लेकर के, उस पर आपका क्या रिस्पांस है? देखिए, लाल टोपी हम कैसे दिखते हैं ये अच्छी बात है, खराब बात है, सुंदर दिखते हैं, खराब दिखते हैं, लेकिन यकीन से मैं कह सकता हूं अगर मुख्यमंत्री योगी जी एक बार लाल टोपी पहन लें सबसे सुंदर वही दिखेंगे। तो लाल टोपी पहनने के लिए कह रहे हैं और आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। जो आज सरकार में है वो जा रहे हैं और जब जा रहा होता है आदमी तो उसकी भाषा बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है और तभी आप विधानसभा में देखोगे ठोक दो, इनका पेट का दर्द ठीक कर दो, लाल टोपी माफियाओं की है, गुंडों की है। मैं ये जानना चाहता हूँ किस मुख्यमंत्री ने अपने केस खुद वापस लिए हैं? देश में एक मुख्यमंत्री बता दो तो वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी निकलेंगे। सर, अभी आपने यहाँ का अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात में गांजा, इसका क्या मतलब है? इशारा किधर है आपका? सर देखिए, इशारा कुछ भी हो, जनता को पसंद है तो मैं कह रहा हूँ और जनता समझती है, समझते आप भी हैं। रविश रंजन टिकरी बॉर्डर गए थे। टिकरी बॉर्डर पर महिला किसानों की संख्या अधिक है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर ऐसे कई किसान मिल जाएंगे जो पहले दिन से आंदोलन में डटे हुए हैं। रविश ने ऐसे ही महिला किसानों से मुलाकात की जो 90 दिन 80 दिन से आंदोलन में जमी हुई हैं। ट्रैक्टर से धूल भरी तेज हवाओं और तीखी धूप में मुश्किल भरे सफर को तय करके 25 महिलाओं का जत्था पंजाब के संगरूर से टीकरी बॉर्डर पहुंचने वाला है। सर्विस रोड से चलते ट्रैक्टर से करीब 12 किलोमीटर तक सड़क पर किसानों के तंबू हमें लगे मिले। 100 दिन बाद टीकरी बॉर्डर पर हमें उतने ज्यादा किसान भले न मिले, लेकिन संख्या बहुत कम भी नहीं है। काले कानून के पीछे हम बच्चे भी छोटे हैं। हम संगरूर से अमरजीत कौर तीसरी बार टीकरी बॉर्डर पहुंची हैं। इन्हें बढ़ती गर्मी और पानी की किल्लत का डर बिल्कुल नहीं है। हम लंबा आपको भी चलाना चाहते हैं। हमारी भी उम्मीद है भी हमको इसको लंबा चलाने जाते हैं। जिन हमारा ये आंदोलन लंबा चलेगा ना, उतने में हमारा कुछ न कुछ बनेगा। अच्छा, ऐसे हमारी कोई काली नहीं। शांतमयी चल रही है कि मैं तुझे बैठे हूँ। दिल्ली से करीब 12 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ के आउटर पर किसानों की सभा चल रही है। 100 दिन बाद भी हमें बीकेयू उग्राहा के किसान नेता बिंदु शुक्रवार को महिलाओं के बीच मिली। यहाँ हम पटियाला और मोगा के उन बुजुर्ग महिलाओं से मिले जिनको धरने पर बैठे 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं।
बलबीर कौर जैसी बुजुर्ग महिलाओं ने पहले पंजाब में धरना दिया, अब लगातार दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर डटी हैं। मैं मेरे पोते नू क्यों बाहर भेज दी, मैं कहा तो भेज दी बाहर मेरे पोते नू मैं उरे DFC बनाऊंगी। मैं मीहनत ला के पढ़ाया, 10 नौहां दी किरत ला के करया, मैं आपदा हक नहीं दे सकती, आपदी जमीन बचाउण खातर मेरे पुੱਤ पोत्या लई मैं इत्थे बैठूंगी जिन्ना चिर मेरे हक तिन्ने काले कानून वापस नहीं मिलते, मैं कदे नहीं जाऊंगी। एक पोता एक पोती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 मेरे गुड्डियां, बड़ा मुश्किल से परिवार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है वीरे, छोटी सामी थोड़ी जमीन वाला परिवार, छोटी सामी मुश्किल से टाइम कटता है ना। ऐसे फिर मेरे एक बेटा है, वो बेटा मेरा फिर हुन घर में काम करता है, उसीलिए फिर मैं उरे डटी हुई हूँ, ऐसा कोई है नहीं हैगा। किसान पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में थे, अब आंदोलन लंबा खींचने के चलते किसानों ने सड़क पर ही सैकड़ों झोपड़ी और तंबू लगा दिए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार की उदासीनता के साथ गर्मी, बीमारी और गंदगी की चुनौती भी किसानों का इम्तिहान लेंगी। टीकरी बॉर्डर से राहुल चौहान और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। हमारे सहयोगियों ने महिला किसानों की भागीदारी को लेकर खूब कवर किया। सौरभ हो, रवीश हो या फिर शरद हो, इस आंदोलन को गंभीरता से कवर करने वाले कई अन्य पत्रकारों ने भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। भारतीय पत्र पत्रिकाओं में भी और विदेशी पत्र पत्रिकाओं में भी पहले दिन से ही महिला किसान अपनी भागीदारी से लोगों का ध्यान खींच रही थी। इसका असर कहीं और हो रहा था। सिंघू बॉर्डर के पास एक नौजवान लड़की नवदीप कौर किसान आंदोलन के करीब आती है और मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ने की ताकत पा जाती है। नवदीप कौर ने उसी दौर में कई मजदूरों की सैलरी भी दिलवा दी, जिसके नतीजे में उसे मिली जेल और जेल के भीतर उसकी जाति, दलित होने को लेकर मिली गालियां। जैसा कि मैंने कहा कि किसान आंदोलन ने सरकार की सोच के कांटों और कीलों को बाहर लाने का काम किया है। नवदीप के केस में भी यही हुआ। सिस्टम का चेहरा नवदीप को दिख गया। उनके संगठन के शिव कुमार भी अब जमानत से बाहर हैं। उनके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव हुआ। नेता केवल चुनाव में पैदा नहीं होते हैं। दिशा ए रवि तो बेंगलुरु की एक लड़की है। उसने किसान आंदोलन को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिसके लिए उसे जेल हुई और एक बार फिर अदालत के सामने सरकार साजिश रचती हुई नजर आई। दिशा को जमानत मिली और सरकार एक्सपोज हो गई। किसान आंदोलन नहीं होता तो आपके सामने दिशा रवि नहीं होती, नवदीप कौर नहीं होती। इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है कि टाइम मैगजीन के कवर पर महिला किसानों की तस्वीर है और उन पर रिपोर्ट है। 100 दिन तक चलने वाला यह आंदोलन शाहीन बाग के आंदोलन की तरह ऐतिहासिक होने के कारण अगर किसी पत्रिका में जगह पाता है तो इसे स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए। अच्छी बात है। हां, इस रूप में यह महत्वपूर्ण है कि जब भारतीय मीडिया ने किसान आंदोलन को कवर करना बंद कर दिया, तब टाइम मैगजीन ने महिला किसानों को जगह देकर चर्चा में ला दिया। टाइम कवर करे या ना करे, आप किसान आंदोलन को महिलाओं की भागीदारी की चर्चा के बगैर कवर कर ही नहीं सकते हैं। टाइम पत्रिका से पहले भी दुनिया भर के दूसरे अखबारों और मीडिया संस्थानों ने महिला किसानों को कवर किया। इसका मतलब यह नहीं कि टाइम ने कोई अपराध किया है, बल्कि अच्छा ही किया है। इस बार टाइम पत्रिका के कवर पर किसान आंदोलन में आई महिला किसान दिख रही है। इसमें एक छोटी बच्ची भी है जो माँ या दादी के साथ आई लगती है और गोद में एक बच्चा भी है जो अपनी मां के साथ आया है। मां का हाथ नारों के साथ हवा में लहरा रहा है। पिछले साल सितंबर में शाहीन बाग की 42 साल की दादी बिल्किस भी 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हुई थी। टाइम ने छापा था। शाहीन बाग के आंदोलन को इन दादियों ने ताकत दी थी। किसान आंदोलन की महिलाएं रिश्तों से नहीं जानी गई। किसी ने इन्हें भाभी या दीदी नहीं कहा, सबने इन्हें आंदोलनकारी कहा, किसान कहा। इसका मतलब यह है कि अगर दुनिया में इस बात की चर्चा है कि भारत में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, तो दुनिया को यह भी दिखाई दे रहा है कि भारत की लड़कियां, भारत की औरतें लोकतंत्र के लिए लड़ रही हैं। 8 मार्च के जश्न के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। इन विदेशी अखबारों में कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सकारात्मक खबरें छपती थीं, लेकिन अब छपती हैं कि कैसे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है, न्यायपालिका को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है।
भारत में टाइम पत्रिका के जितने भी पाठक हैं उससे कहीं ज्यादा इस पत्रिका की चर्चा होती है, यह तो मानना ही पड़ेगा। भारत के नेताओं, अखबारों और मीडिया में टाइम पत्रिका को लेकर एक खास किस्म का आकर्षण तो है ही। कई जगहों पर खबरें छपती हैं कि फला का टाइम में फोटो आया है और इंटरव्यू भी हुआ है। लेकिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर के समर्थकों की शिकायत है कि 34 साल के चंद्रशेखर का जब 100 प्रभावशाली लोगों में नाम आया तो उनके बारे में चर्चा न के बराबर हुई। टाइम पत्रिका के इस संक्षिप्त लेख में चंद्रशेखर के संघर्षों का ब्यौरा है। दलित राजनीति में प्रतिरोध के उभरते एक नए नेतृत्व के रूप में चंद्रशेखर देखे गए। प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में चंद्रशेखर की खूबसूरत मूंछों की भी चर्चा इस लेख में है। लेकिन मूंछों के कारण चंद्रशेखर को यह जगह नहीं मिली है। इसके लिए चंद्रशेखर ने लाठियां खाई हैं, महीनों जेल में रहना पड़ा है और जान पर भी खतरा आया है। एक ऐसे समय में जब एक दलित विद्वान प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे भीमा कोरेगांव केस में जेल में बंद हैं और उन्हें लेकर कोई चर्चा नहीं है। चंद्रशेखर की शिकायत समझी जा सकती है कि टाइम में नाम आने पर चर्चा नहीं हुई। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे तो डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बेटे यशवंत अंबेडकर की बेटी रमा की शादी आनंद तेलतुंबडे से हुई है। प्रोफेसर तेलतुंबडे को प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप में जेल में बंद किया गया है। बताइए, भीमा कोरेगांव की घटना और कार्यक्रम को दलित अस्मिता से भी जोड़ा जाता है। आप चुप्पियों को तराजू पर नहीं तौल सकते, पर कुछ चुप्पियां तौली जा सकती हैं। हम बात किसान आंदोलन के 100 दिन की कर रहे हैं। अच्छी बात है कि टाइम के कवर पर महिला किसानों की तस्वीर है, लेकिन भारत की लड़कियों के जीवन की एक तस्वीर और है। इसे किसी को ग्लोबली मत बताइएगा, आंतरिक रूप से बता रहा हूं। इसलिए तो हिंदी में प्राइम टाइम करता हूं ताकि अंग्रेजी बोलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को समझना है कि मैं क्या बोलता हूं, ना फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सार्कोजी को कुछ बुझाए, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की जेल हुई है, रफाल के संबंध में नहीं हुई है। 4 मार्च के प्राइम टाइम में बताया था कि यूपी के शाहाबाद में सर्वेश नाम के एक पिता ने नीलम नाम की बेटी का सर काट दिया क्योंकि नीलम प्रेम करती थी। राजस्थान के दौसा में एक पिता ने अपनी बेटी पिंकी को अगवा किया और मार दिया। पिंकी सैनी ने रोशन महावर नाम के एक दलित नौजवान से शादी की। सर्वेश की तरह पिंकी के पिता ने खुद ही पुलिस को बताया कि बेटी को मार दिया है, जबकि पिंकी को हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा मिली थी। सोचिए, टाइम के कवर पर पिंकी की लाश और नीलम का कटा हुआ सर होता तो भारत की कैसी छवि बनती। 19 साल की पिंकी को उसके ही पिता ने मार डाला। पिंकी रोशन से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी गई। पिंकी और रोशन हाई कोर्ट तक गए और कोर्ट ने स्थानीय पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन पैसों की जरूरत पड़ी। पिंकी और रोशन अपने घर दौसा लौट आए और यहाँ पिंकी के घर वालों ने रोशन के घर पे हमला बोल दिया। पिंकी को उठा ले गए। किस तरह से हमला हुआ और कैसे लोग आपके घर में घुसे हैं? मैं यहाँ पे आया था, 1:30-2 बजे के आसपास आया था, तो पापा यहाँ पे नहीं थे। तो पापा बाजार की तरफ से पापा आए, तो पापा ने बोला, अचानक से देख के पापा घबरा गए। फिर पापा कागज लेके कोतवाली थाने में चले गए। तो उनसे पहले ही उन्होंने कहीं सूचना मिल गई थी कि हम आए हुए हैं, तो उन्होंने वहीं से पहले से ही प्लानिंग बना के 20 एक औरतें थी, 15 एक आदमी थे। उन्होंने पहले से ही प्लानिंग बना के उन्होंने तुरंत पापा को जाते ही यहाँ पे हमला बोल दिया। और तब तक हमला होके वो ले गए उसको यहाँ से? हाँ, 10 मिनट के अंदर अंदर सारा काम तोड़ ताड़ के सब कुछ ले गए थे। मेरा फ़ोन भी तोड़ा गया था। मेरे फ़ोन की डिस्प्ले यहीं पे है उसी दिन। हमले के करीब 3 दिन बाद पिंकी के पिता ने उसे जान से मार दिया और फिर थाने में पहुंच के गुनाह कबूल किया। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना नहीं थी कि पिंकी और रोशन जयपुर छोड़ के वापस दौसा लौट चुके हैं, इसलिए सुरक्षा में चूक हुई है। आज फिर मॉर्निंग के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास ये जो मृतका का जो अपने फादर है, ये थाने पे आता है और थाने पे आके बताता है कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया है। और इसके ऊपर फिर यहाँ से पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। ठीक है, FSL टीम को बुलाया जाता है। हमने भी मौका देखा है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। गला घोट के मारा है। अभी प्राइमा फेसी जो निकल के आ रहा है, क्योंकि गले के ऊपर मार्क्स हैं लिगेचर, और अभी यही देखने में आया कि गला घोट के मारा गया है। लेकिन पुलिस से ज्यादा सवाल उस समाज पे उठता है जो अलग अलग जाति के लोगों के प्यार को नहीं समझ पाता है।
ये घटना होने से पहले ही अगर किसी को पता पड़ जाए तो खुशी खुशी उनका है जो इस तरीके से आगे होकर के बढ़ चढ़ करके दोनों का मिलाप कराना चाहिए। मतलब इन बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया इन्होंने कोई। इस केस में 9 लोगों को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पिता जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला और यहाँ इस पुलिस स्टेशन में आकर अपना गुनाह कबूल किया। उस परिवार के 8 और महिलाएं जिन्होंने पिंकी के अपहरण में मदद करी। और पिंकी का गुनाह क्या था? वो एक दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी। दौसा से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत के मर्दों को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए। प्रेम करने पर किसी का सर काट देने या जान से मार देने का ख्याल केवल किसी अपराधी की व्यक्तिगत सोच नहीं है, बल्कि सामाजिक सोच का हिस्सा है। कई बार कहा है कि सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। इसकी चपेट में आकर लड़के दंगाई हो जाते हैं। उसी तरह जाति का गुरूर भी इंसान को अपराधी बनाता है। आखिर क्या बात है कि मर्दों के जहन से जातिवाद और सांप्रदायिकता की सनक उतरती ही नहीं है? इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं इससे दूर हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों से इस सवाल पर भी चर्चा कर सकते हैं। बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश पहले से ही व्यापम की वजह से बदनाम था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं व्यापम में क्या हुआ। अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की एक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। उम्मीदवारों की मांग है कि परीक्षा परिणाम रोककर इसकी जांच सीबीआई या लोकायुक्त से कराई जाए। मुख्यमंत्री ने फिलहाल मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। सेब को आमतौर पर कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाता है? सही जवाब 6 बाई 6 मीटर, व्यापम 4 बाई 4 मीटर। शामिल या उपलब्ध उर्वरक तत्व की मात्रा से उपज के संबंध सहित डील करने वाले एग्रोनॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब मिट्टी की उत्पादकता, व्यापम एग्रोबायोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने के घासीय प्ररोह रोग का कारण है? सही जवाब माइकोप्लाज्मा, व्यापम जीवाणु। व्यापम की परीक्षा के 10 टॉपर, 10 के ये 3 उत्तर गलत और कई गलतियां जिसके खिलाफ उम्मीदवार रात में प्रदर्शन, दिन में प्रदर्शन, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दंडवत होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की जिद ठाने बैठे थे। मध्य प्रदेश के छात्र एक बार फिर गुस्से में हैं। व्यावसायिक शिक्षा मंडल यानी व्यापम की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा से इन छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में खूब धांधली हुई। शीर्ष 10 स्थान पर काबिज उम्मीदवार एक ही कॉलेज से बीएससी हैं। इन्हें परीक्षा में एक जैसे अंक मिले हैं। इनके प्रश्न पत्र में गलतियां भी एक जैसी हैं। सारे 10 छात्र चंबल क्षेत्र के हैं। व्यापम ने 10 से 11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट जारी हुई। जनरल नॉलेज की परीक्षा में सभी 10 छात्रों को एक जैसे अंक मिले। यहाँ तक कि इन सभी ने जिन सवालों के गलत उत्तर दिए वो भी एक जैसे हैं। 200 नंबर की एग्जाम हुई थी, उसमें 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था और 100 नंबर का सीसेट पूछा गया था। अब जो 100 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा गया था उसमें व्यापम द्वारा त्रुटिवश 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दे दिए गए थे। ये जितने भी फर्जी टॉपर हैं इन्होंने उसी विकल्प का चयन किया है जो व्यापम द्वारा गलत दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि इनको पहले से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिल गई थी। इसके साथ ही 2012-13 में जो व्यापम घोटाला हुआ था इनमें से 2 छात्र ऐसे हैं जिनका 2012-13 के व्यापम घोटाले में भी नाम है। उम्मीदवारों ने जब प्रदर्शन किया, शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जांच के आदेश दिए। एग्जाम के अंदर शिकायत आई है कि इसमें एक ही जगह के 10 लोगों को एक जैसे नंबर मिले हैं और वो पढ़ने में 4-5 साल से फेल हो रहे थे। तो जो विद्यार्थियों ने और बाकी जगह शिकायत आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि आदेश दिए हैं। हमने भी चेयरमैन को बुलाकर
और निर्देश दिए थे और जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस भी कह रही है परीक्षा में धांधली हुई है क्योंकि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही। जो जानकारी आई है कि वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, मैं समझता हूँ जांच के दायरे में वो भी होनी चाहिए और अगर नहीं होगी तो फिर सच्चाई सामने आने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, जैसे पुराने व्यापक में स्थिति रही। देखिए, जब कहने में और करने में अंतर होता है तो इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और मुझे लगता है कितनी मंशा साफ होकर जांच होगी ये वही बता पाए। व्यापम ने इस परीक्षा की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी थी उस पर कई राज्यों में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि 2017 में यूपी में सब इंस्पेक्टर परीक्षा में गड़बड़ियों के चलते इसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। ये संयोग है या साजिश हम नहीं बता सकते, लेकिन सवाल उठे हैं। अच्छा है सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं क्योंकि इन परीक्षाओं में साक्षात्कार नहीं होता। ऐसे में अगर कोई गलत कर ले तो बेहद मुमकिन है कि किसी सही के साथ अन्याय हो जाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।